दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वें वर्ष के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक व्यापक और गहन भाषण दिया। इस कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नेताओं, नीति विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, न्यायपालिका और राजनयिक समुदाय के प्रमुख लोग मौजूद थे, जिससे ये आयोजन न केवल संगठनात्मक स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय विमर्श में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। इस भाषण में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को इस तरह पिरोया गया कि ये न केवल संघ की वर्तमान स्थिति का आकलन करता है बल्कि भविष्य की दिशा का भी संकेत देता है। भागवत ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात स्पष्ट और संतुलित स्वर में रखी। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में असमानता की खाई पूरी तरह समाप्त नहीं होती, तब तक आरक्षण बना रहना चाहिए। ये कथन संघ की उस पारंपरिक छवि से अलग दिखा जो आरक्षण को लेकर कई बार कट्टर रुख में दिखती रही है। उनका ये बयान सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है और यह संघ को उन वर्गों के करीब लाने की रणनीति भी प्रतीत होती है जो लंबे वक्त से सामाजिक वंचना का सामना कर रहे हैं। ये राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उपयोगी संकेत है, क्योंकि ये पार्टी को दलित, पिछड़ा और वंचित वर्गों में अपने आधार को और मजबूत करने में मदद कर सकता है। जनसंख्या नीति पर भागवत का वक्तव्य बहस का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय परिवार को कम से कम 3 बच्चों की योजना बनानी चाहिए ताकि जनसंख्या में संतुलन बना रहे और भविष्य में देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना मजबूत बनी रहे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि 2.1 की औसत प्रजनन दर वास्तव में संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है और 3 बच्चों की सोच इस दिशा में व्यवहारिक है। ये बयान तत्काल राजनीतिक विवाद में बदल गया। विपक्षी दलों ने इसे संसाधनों की कमी, रोजगार संकट और बढ़ती महंगाई के संदर्भ में अव्यवहारिक और असंवेदनशील करार दिया है। हालांकि संघ के दृष्टिकोण से ये बयान देश में जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने और आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त संख्या में तैयार करने की योजना का हिस्सा प्रतीत होता है। धर्मांतरण और अवैध प्रवासन के मुद्दे पर भागवत का स्वर कठोर था। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए और धर्मांतरण जैसे तत्व देश की जनसांख्यिकीय संरचना को असंतुलित कर सकते हैं। उनका कहना था कि ये केवल कानून का मसला नहीं है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन का भी प्रश्न है। इस बयान का असर विशेष रूप से उन राज्यों में देखा जा सकता है जहां अवैध प्रवासन और धर्मांतरण लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय बन रहे हैं, जैसे असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इस तरह के वक्तव्य संघ के पारंपरिक हिंदुत्ववादी रुख को पुष्ट करते हैं और भाजपा को इस विमर्श के केंद्र में बनाए रखते हैं। इसके साथ ही भागवत ने हिंदू मुस्लिम संबंधों पर अपेक्षाकृत नरम और समावेशी स्वर अपनाया। उन्होंने कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और भारत में इस्लाम को लेकर कोई विरोधाभास नहीं है। ये कथन उनके उस रुख को दर्शाता है जो पिछले कुछ वर्षों में अधिक प्रकट हुआ है, जहां संघ स्वयं को अधिक समावेशी और व्यापक दृष्टिकोण वाला संगठन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। इस संदेश से संघ उन समूहों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करता दिखता है कि उनका उद्देश्य विभाजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाना है। तकनीक और शिक्षा पर भी भागवत ने अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीक और आधुनिक शिक्षा का विशेष विरोध करना संघ की सोच का हिस्सा नहीं है, बल्कि शिक्षा केवल सूचना देने का साधन नहीं बल्कि संस्कार निर्माण का माध्यम होना चाहिए। उन्होंने भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की सराहना की और ब्रिटिश शासन के दौरान थोपे गए शिक्षा मॉडल की आलोचना की। उन्होंने नई शिक्षा नीति की दिशा में पंचकोशीय शिक्षा के सिद्धांत को अपनाने की बात की, जिसमें भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक विकास का संतुलन हो। ये बयान न केवल संघ की शिक्षा के प्रति दृष्टि को रेखांकित करता है बल्कि ये भी संकेत देता है कि आने वाले वक्त में भाजपा की शिक्षा नीतियों में सांस्कृतिक मूल्यों का और गहरा समावेश हो सकता है। भागवत ने आर्थिक नीतियों पर भी टिप्पणी की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दबाव में नहीं है बल्कि स्वेच्छा और समान साझेदारी के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि स्वदेशी का अर्थ ये नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका अर्थ है आत्मनिर्भर होना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलित रूप से भागीदारी करना। ये विचार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कि संघ आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को वैश्विक साझेदारी के साथ
जोड़ने की दिशा में सोच रहा है। भाजपा और संघ के संबंधों पर चल रही अटकलों पर भागवत ने साफ किया कि संघ किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर संघ भाजपा में नेतृत्व तय करता है तो ये प्रक्रिया इतनी लंबी नहीं होती और इस बात का भी जिक्र किया कि 75 वर्ष की आयु सीमा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। ये बयान भाजपा को राजनीतिक स्वतंत्रता का संकेत देता है, वहीं ये भी दर्शाता है कि संघ अब भी एक सलाहकार और मार्गदर्शक भूमिका निभा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से यह रणनीति भाजपा को अधिक आत्मनिर्भर दिखाती है, जबकि संघ की अप्रत्यक्ष पकड़ बनाए रखती है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि भारत पहले से ही सांस्कृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र है, इसे किसी सरकारी मोहर की आवश्यकता नहीं है। ये बयान उनकी वैचारिक स्पष्टता को दर्शाता है और ये बताता है कि संघ अपने मूल विचार से पीछे नहीं हटा, लेकिन उसे व्यवहारिक और स्वीकार्य रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। ये दृष्टिकोण भाजपा के लिए भी राजनीतिक रूप से फायदेमंद है, क्योंकि इससे उसे अपने आधार वोट को मजबूत करने का अवसर मिलता है, जबकि संवैधानिक राजनीति में विवाद को सीमित रखा जाता है। भाजपा के बाद इस आयोजन का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा। आरक्षण पर संतुलित रुख ने संघ को सामाजिक न्याय के विमर्श में स्वीकार्यता दिलाई, जबकि 3 बच्चों वाले बयान ने जनसंख्या नीति पर नई बहस को जन्म दिया है। शिक्षा, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर उनके विचार संघ को एक आधुनिक, व्यवहारिक और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार संगठन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वहीं हिंदू मुस्लिम संबंधों और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर उनके कथनों ने संगठन को विचारधारात्मक स्पष्टता के साथ लचीलापन भी प्रदान किया है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से ये भाषण भाजपा आरएसएस संबंधों की गतिशीलता को भी दर्शाता है। भाजपा अब अधिक आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में स्वतंत्र दिखती है, लेकिन संघ की वैचारिक भूमिका अब भी मजबूत बनी हुई है। इस तरह का संतुलन 2025 और उसके बाद होने वाले चुनावी और सामाजिक परिदृश्य में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। संक्षेप में ये भाषण संघ की शताब्दी वर्ष की दिशा को रेखांकित करता है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आर्थिक व्यवहारिकता, सामाजिक न्याय और जनसंख्या संतुलन जैसे मुद्दों का एक समन्वित खाका प्रस्तुत किया गया। ये न केवल संगठन के भविष्य की रूपरेखा है, बल्कि भारत की राजनीति में आने वाले वर्षों में संघ और भाजपा के सम्मिलित प्रभाव की झलक भी प्रदान करता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।